स्टार्ट कर पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी में हम चैप्टर 10 है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, पीरियोडिसिटी में एक्चुअली हम पढ़ते ये हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से लिंक्ड होती हैं इन पीरियोडिक टेबल, और हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है पीरियोडिक टेबल को और उसके बिहेवियर को। ठीक है, तो ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हम इसमें पीरियोडिक टेबल के हवाले से चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट मी गो टू योर नोट फर्स्ट, और हम उसके अकॉर्डिंगली से करेंगे। वन थिंग जो इसमें आपको ख्याल रखना वो ये है कि एक प्रॉपर्टी दूसरी के साथ लिंक कर रही होगी, तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। वैसे तो आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। तो आज का सेशन है हमारा ऑलराइट। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसकी बेसिस क्या है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है। देखिए, जब भी हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं ना, पीरियोडिक टेबल, तो हमें यहाँ पे सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में क्या है। इट्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। Elements। अब ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स। हम्म, अब एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया, देखें, मेंडलीव भी एक साइंटिस्ट था हम्म, जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडलीव्स ने एटॉमिक मैसेस की बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल को मैनेज किया। अब एटॉमिक मैस की बेसिस का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, एटॉमिक मैस चेंज होता जाएगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज होती जाएंगी। change। इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन, आर द periodic function of their atomic atomic mass, सॉरी, कि जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होता जाएगा प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की चेंज होती जाएंगी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, विच वाज डेवलप्ड बाय मोज़ले, इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं उनकी बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज होती। तो हमने सबसे पहले ये याद ठीक है। रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले है जिन्होंने बनाया था, एंड इनके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर वो बेसिक एंटिटी है जिसकी मदद से हम किसी एलिमेंट को डिटरमिन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन है। अगर किसी प्रोटॉन में है। दो प्रोटॉन होते तो वो हीलियम बन जाएगा, हीलियम बन तीन जाएगा। प्रोटॉन होंगे तो वो लिथियम बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। एटॉमिक मास के साथ इशू था आइसोटॉप्स का। देखें, मेरे पास कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, और कार्बन 14 भी है। प्रोटीन। इसी तरह नाइट्रोजन 14 भी है। हम्म, तो अगर मेरे पास 14 एटॉमिक मास है तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कार्बन है कि नाइट्रोजन है। तो जब मेंडलीव का टाइम था उस वक्त आइसोटॉप्स डिस्कवर नहीं थे, लेकिन मोज़ले के टाइम पे आइसोटॉप्स डिस्कवर थे, और उसने एक बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद, एक रिसर्च के बाद उसने ये चीज बनाई कि एटॉमिक नंबर वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके जरिए किसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। ओके। अब यहां से थोड़ा सा ऑनवर्ड चलते हैं। तो हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे कि हमारे पास यहाँ बना हुआ है, मैं भी आपको शो करता हूँ। और इस पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया था ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। ठीक है, ठीक है।
ऑलराइट, तो ये देखिए जी, ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल आएगा उसमें हमारे पास कुछ पीरियड्स और ग्रुप्स आएंगे। इसमें आपके पास ये जैसे ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, इन ग्रुप्स को हम 1A 2A, ये जो है ना 13, इसको 3A भी पढ़ते हैं, ये भी पर 4A भी पढ़ते हैं, हाँ, 15 को 5A भी पढ़ते हैं, पर 6A 7A, और ये वाला 8A था, या इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो पर रहते हैं। अब यहाँ पर इनके अंदर सबसे पहले देखेंगे पीरियड्स। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड्स है। हम्म, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट 7 रोज है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। ठीक है। सो 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो कि हमारे पास पीरियड्स में आते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम्स है, 8 ग्रुप्स हैं जो फर्दर सब डिवाइडेड हैं ए क्लास में और बी क्लास में, और इन दोनों को मिलाए जाएं तो ये टोटल 18 बनते हैं। यहाँ देखो ये 18 का फिगर लिखा हो, एक्चुअल में 8 थे जो फर्दर ए और बी में डिवाइड होते थे, इनको ऐड किया जाए तो टोटल 18 है। अब जो उन्होंने नई टर्मिनोलॉजीज पीरियोडिक टेबल में लाए हैं, उसमें उन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी का कॉन्सेप्ट खत्म करके उन सारों को 1 2 3 4 इस तरह से कैटेगराइज कर। ठीक ठीक है, है। ठीक है। पहले ये वाला ग्रुप बी होता था सारा, और ये वाला सारा ग्रुप ए था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इन सारों को एक जैसा कर एक जैसे। दिया। ठीक। ठीक है। तो हमारे पास अब जनरली पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो है एटॉमिक साइज की, कि एटॉमिक साइज क्या चीज है। जी बताइए, एटॉमिक साइज क्या होता एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस सेम ही है ना? है? हाँ जी, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात It is the distance between it is half the it is the distance uh, between the nucleus of an atom and the outermost sh shell of the atom. है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह रहे हैं? यानी अगर ये मेरे तो पास न्यूक्लियस है हम्म, और ये आउटर मोस्ट शेल है, तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा, ये उसका क्या आएगा? एटॉमिक रेडियस आएगा। रेडियस है। अब हमारे पास जैसे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस मोनोटॉमिक होती है, वो बॉन्ड नहीं बनाती। हम्म, तो हीलियम है, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। हम्म, तो हीलियम का तो मैं एटॉमिक साइज निकाल सकता हूँ अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर। लेकिन हम्म, हाइड्रोजन तो कभी अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम्म, हाइड्रोजन जब भी एग्जिस्ट करेगा वो तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हम्म, H2 की फॉर्म में। हम्म। तो इसका डिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं? Distance between these two, between the इसके लिए nucleus of two atoms. जी, हम इसके लिए अब क्या यूज करेंगे? हम कहेंगे कि जब हमारे पास दो न्यूक्लियस कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, तो अगर हम उनका डिस्टेंस हाफ कर दें, माफ करना। half of the distance between two bonded nuclei, half of the distance between two, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है। अब ये बताइए कि एटॉमिक रेडियस जो है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है? मैं ये आपके सामने अभी एक टेबल पुट करता हूं।
और ये थर्ड पीरियड है हमारे पास, ये वाला तीसरा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन। जी, देखिए साइज को क्या फर्क पड़ रहा है। साइज इनका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहे हैं? इनका साइज, एटॉमिक रेडियस इनका इसलिए डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मतलब वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ना। हाँ जी, वो मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। As we are moving from left to right in a period, the atomic radius decreases uh, uh, because the number of uh, because the number of electrons being added to the shell, outermost shell, increases. So there is a more attraction towards the nucleus, हाँ, and less inner shell, and there is less shielding to by the inner shell electrons towards the outer shell electrons. Hence, the outermost shell electrons are more attracted towards the nucleus. Hence, the atomic radius decreases. ठीक है। देखें, यहाँ इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल ठीक है आपने। ये वही चीजें हैं जो हम रिपीटेड टाइम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम्म, आपके पास जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शेल नंबर सेम रहता है। सबसे पहले हम ये याद रखें, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे शेल नंबर आपका सेम रहेगा। ठीक है। हम्म, जैसे कि थर्ड पीरियड है तो इस ये थर्ड शेल है। अब इसमें सोडियम का साइज है, लेट्स सपोज ये वाला। ओके। अब सोडियम के आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में प्रोटॉन खींच रहा है। ठीक है। ठीक है। अब मैग्नीशियम में दो आ जाएंगे और मैग्नीशियम का साइज सोडियम से थोड़ा सा छोटा होगा। क्या रीजन हो सकती है इसकी, बताइए। ये हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस की इसमें। एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस, क्योंकि इसमें एम जी का चार्ज 2+ होता है, इस वजह से तो उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो होती है ज्यादा होती है। बिल्कुल सही, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी ना हमारे पास। हम्म। और जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो गौर कीजिए कि ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन, जो आपका शेल है वो इलेक्ट्रॉन, वो जो शेल है वो आपका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ ज्यादा जाएगा ना, करीब जाएगा। तो वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हम्म। एल्युमिनियम की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन, हम्म। अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा हो जाएगी। ओके। सिलिकॉन में और ज्यादा होती जाएगी, सेंटर की तरफ आते जाएंगे। और ज्यादा हो जाएगी अट्रैक्शन, ठीक फास्फोरस है। में सल्फर क्लोरीन आर्गन। ठीक है। तो ठीक हमें है। याद रखना है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम का साइज डिक्रीज करता है। व्हाट्स द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, शेल वही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। बढ़ता जाता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो अल्टीमेटली अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी। शेल क्योंकि बढ़ता। नहीं हो रहा, इसलिए आपके पास इसका साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज आ गई इसमें। अच्छा, अप टू डाउन क्या होता है, देखिए। अगर मैं अप टू डाउन की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लिथियम में दो शेल्स है, सोडियम में तीन है, पोटाशियम में चार है,
तो बीरियम में 5, सीजियम में 6। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, सो साइज ऑफ एटम क्या करेगा? डिक्रीज इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगा। और ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या बात। क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं इसके अंदर। हाँ तो जी। इसकी वजह से इसकी जो मतलब आउटर शेल न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं, और शील्डिंग बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन जी जी। टुवर्ड्स द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर बिल्कुल जाती ठीक है। है, इसमें आपके पास शेल बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज शील्डिंग? मतलब शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली व्हेन दी जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि जो दूसरे जो दूसरे ऑर्बिट से हैं इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के करीब हैं, वो हाँ। वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बजाय। तो बेसिकली शील्ड करते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ही। लो बेटा, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है देखें। एक इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो अगर ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की अट्रैक्शन पावर है। हम्म। अब फर्ज करें कि ये आउटर मोस्ट शेल में है। ओके, अब गौर करना है। अब अगर तो इसके अंदर भी शेल्स हो, तो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। हम्म। ये इलेक्ट्रॉन जैसे अंदर वाले होंगे, तो वो इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसे हम कहते हैं, लो जी, दी inner shell electrons repels the outermost electron and shield the nucleus। ये ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये आपने याद ठीक। रखना है। ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है बेटा। ये है ओके। शील्डिंग इफेक्ट। जितना साइज बड़ा होता जाता है, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होता जाता है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता जाएगा, आपके पास अल्टीमेटली वो एटम जो है उतनी इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उससे। ओके। ओके। अब आयनिक रेडियाई का क्या मतलब है? देखिए, आयनिक रेडियस, आयन दो तरह के होते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक मिनट है। ओके, आयंस क्या होते हैं जी, बताइए। And they're basically formed when atoms or elements when atoms or elements lose or gain electrons. जी, तो आयनिक रेडियाई का मतलब है, ओके, जब हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, तो आयंस दो तरह के होते हैं। एक है Cations and anions. कैटायन, Hmm. एक है आयनायन। अब Anions. यहां गौर करें,
मैं सोडियम की एग्जांपल देता हूँ। ओके, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज होगा, अब गौर करना, जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, फर्ज करेंगे सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट विल बिकम सोडियम Na आई। positive plus अब जब electron इलेक्ट्रॉन negative. निकल गया तो ये समझने निकल जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा। तो कैटायन Positive. का साइज अपने रेगुलर एटम से हमेशा छोटा हो। छोटा होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ जी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी ना, साइज छोटा हो जाएगा, शेल ठीक ही है। खत्म हो जाएगा। ठीक। ठीक है। ओके, अगर हम बात करें एनाइन की, जैसे फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन 1 2 1 3 4 7। अब फ्लोरीन जो है, इलेक्ट्रॉन, ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये जब इसमें ऐड होगा यहाँ, तो ये बन जाएगा F नेगेटिव आयन। अब एफ होगा क्या, नेगेटिव। अब इसका साइज आम अपने रेगुलर एटम से बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो क्यों जाएगा। बड़ा हो जाएगा, देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो इसकी रिपल्शन बढ़ जाएगी। पलजन बढ़ जाएगी। जब रिपल्शन बढ़ जाएगी तो इसका न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, तो आउटर दूर हो मोस्ट शेल जाएगा, जो है। तो और नेगेटिव आयन आयनाइजेशन का एनर्जी साइज डिक्रीज कर जाएगी। बड़ा होता है, पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता छोटा होता है। ठीक है। है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। एनाइन का साइज बड़ा हो जाता है और कैटाइन का साइज छोटा हो जाता है। ट्रेंड इसका भी सेम होता है, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, ठीक है, सेम ट्रेंड है कि आपके पास जो साइज स्मॉल हो रहा है ना, हम्म। जैसे लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, तो साइज यहाँ पे छोटा होता जा रहा है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, कैसे, जैसे ये साइज छोटा हो रहा है। अगर ये आयंस होते, ठीक है, हम्म। तो इसका ट्रेंड भी वही रहना था जो उसका ट्रेंड, अगर होते तो। ठीक है, हाइपोथेटिकल है, फ्लोरीन में से होता नहीं है, फ्लोरीन नेगेटिव ही होता है, लेकिन अगर होता तो साइज छोटा ही होता इस तरह। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, ओके, अब देखें,
ग्रुप्स में, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। हाँ। ओके। ओके बेटा, ये हमारे सामने आ गई। तो डाउन द ग्रुप, जिस तरह उसका साइज चेंज होता है, बिल्कुल उसी तरह इसका साइज भी वैसे ही चेंज होगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं इससे अगला टॉपिक। इस ग्राफ को, एक ग्राफ को हमने अंडरस्टैंड करना है। ले जी, ये वाला ग्राफ है, नजर आया आपको? जी। जी, इस ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या बता रहे हैं, इस ग्राफ में क्या पूछ रहे हैं? इसमें आयनिक रेडियस का बता रहे हैं कि ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन, हाउ आयनिक रेडियस, द ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यहां तक साइज छोटा होता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। यूज हो गया, ठीक है। मतलब शेल जो है आपका छोटा होता जा रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन एकदम जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये रेडियस क्यों बढ़ा हुआ? क्योंकि अगर जो फास्फोरस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन होना गेन चाहिए। हो रहे हैं, तो गेन की वजह से आपका जो आउटर शेल है वो न्यूक्लियस से और फर्दर अवे हो जाएगा, बढ़ जाएगा साइज। ठीक है। क्योंकि ड्यू टू द रिपल्शन। ठीक है बेटा, तो ठीक ये है। आपने याद रखना ठीक है। है। ये -3 है, तो इसका साइज बड़ा है। ये -2 है, उसका साइज उससे कम है। ये -1 है, इसका साइज उससे कम है। ठीक है। ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4। ओके, यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ देखिए, और एक बार जरा ये वाला जो ये सारी चीज लिखी हुई है, इसको एक बार रीड करें, फिर मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। क्विकली इसको ठीक रीड कीजिए, शाबाश। ठीक है। पढ़ लेंगे तो बताइएगा बेटा। ठीक है। ठीक है।
ओके, मैंने पढ़ ली। ओके, तो यहाँ देखें बेटा, आपने इसको गौर से पढ़ लिया। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है कि क्या वजह है कि मेल्टिंग पॉइंट सोडियम मैग्नीशियम के लेफ्ट राइट जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और उसके बाद ये दोबारा कम हो रहा है। देखें, सिलिकॉन तक ये बढ़ता गया। अब हम्म इसको हम ग्राफिकली जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाला ग्राफ जो है, मैं अभी इसको स्निप करता हूँ और हम इसको स्निप करने के बाद जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होगा सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, तो अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस बढ़ेगी। नहीं 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 जब नहीं नहीं। अट्रैक्शन बढ़ जाएगी बेटा तो ज़्यादा। देखें, इसके ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है, मैं बताता हूँ। ओके बेटा, देखिए सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग, मैग्नीशियम के दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ही है। हम्म एल्युमिनियम के तीन और तीन सिलिकॉन के चार। चार। जितने ज्यादा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं आपके पास उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम्म लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, कार्बन में चारों के चारों इन्वॉल्व है। डायमंड का स्ट्रक्चर देखें। लेकिन एकदम नीचे आया नाइट्रोजन पे। व्हाट इज द रीजन? नाइट्रोजन गैस है, डायटोमिक है। हम्म ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, हम्म ये ऑलमोस्ट सब एक कैटेगरी में आ रहे हो। हम्म उसके बाद फिर एकदम ट्रेंड थोड़ा सा ऑड बन गया। तो इस तरह से ये ट्रेंड हमारे सामने बन गया। फिर एकदम यहाँ से सोडियम पे ऊपर जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस पे फिर नीचे आया। क्यों नीचे आया? कि भाई फास्फोरस तो उतने बॉन्ड इसके इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। पीएच3 गैस है, हम्म H2S गैस है, दो इलेक्ट्रॉन हो हम्म गए। Cl2 गैस है, HCl गैस है और आर्गोन वैसी गैस है। बात समझ हम्म आई? हम्म तो हमने याद रखना है कि नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो इसमें हम्म, हम नोटिस करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। अब यहां से आगे देखते हैं जी कि हमारे पास अगला ट्रेंड क्या होगा। तो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके, तो ये आ गया हमारे पास मेल्टिंग। मैं इसको हाईलाइट कर, फिर हम इससे ऑनवर्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे चलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मुझे बताएं कि कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंडेंट होती है? जी बता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब इसमें किस टाइप के बॉन्ड्स हैं इस पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करती है। ओके, देखें, यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये- या उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे मेटल में, या जी। हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा। माइनिंग बॉन्ड। ठीक है, ये हमने याद ठीक। रखा। तो हम्म, जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या वो हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्डिंग है, इस सूरत में, इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेटल्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। उसकी रीजन क्या है कि मेटल्स जो है जितने जितने वो
फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। और जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड हो, तो जब भी हम इसको पानी में डालेंगे यानी इनको एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, हमारे पास बन जाएगा सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो सोडियम और क्लोराइड आयन बनेंगे और इन आयन्स बनते हुए आपके पास कंडक्टेंस होगी। तो आइदर वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या मेटल्स होंगी, या वो आयनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड में ऐसे ही होता है ना कि सेंटर में आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस है वो मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की तरह, या पूल पानी में जैसे पूल वाटर में होता है मूवमेंट, ऐसे ये मूव करते रहेंगे। तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इनकी वजह से उसमें से जो करंट है वो पास हो जाता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये कंडक्टेंस करते हैं ड्यू टू आयंस। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर, या हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये बात याद ठीक है। रहेगी हमें। ठीक है। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं हम, और हमारे पास है द टॉपिक ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जी, आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? It is the amount of energy required to remove one हाँ, electron from 1 mole of each atom in the gaseous atom. फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड Hmm. एटम्स। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ये देखिए, इसको हम इस स्लाइड को, इस इमेज को अंडरस्टैंड करें। जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो मिनिमम अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कहां से? गैसियस एटम से। टू फॉर्म एन आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयन बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं। एम आपके वहां बटा लिखा है, इसके यूनिट्स होते हैं किलो जूल्स पर मोल। अब सबसे पहले इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। एटॉमिक साइज से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी दूर जाता जाएगा। जितनी दूर जाएगा उसको निकालना उतना आसान हो जाएगा। हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको हमने कहा ये क्या है? ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है। एटॉमिक साइज की आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होता जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाती है। यही वजह है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, सोडियम का उससे आसान, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। यही वजह है कि अगर हम सीजियम तक आए तो इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान हो जाता है। ये ब्लास्टिंग नेचर का मालिक होता है, ये ब्लास्ट कर जाता अच्छा। करता। तो ये भी लिथियम भी रिएक्शन करता है, लेकिन इसका रिएक्शन एज कम्पेयर टू सीजियम स्लो होता है, हम्म। और नीचे जाते जाते रिएक्शन फास्ट होता जाता है। उसकी रीजन वॉलेटाइल क्या होते है? जाते हैं ना, लाइक हाँ दो जी, एलिमेंट्स। उसकी रीजन क्या है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी रिमूव करेगा, इसका रिएक्शन रेट उतना ज्यादा होगा।
ओके, तो ये हम पहली बात जो है वो याद रखें। उसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज। देखिए न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, उस पर बड़ी चीजें डिपेंडेंट है। ये भी साइज के साथ लिंक है ना। साइज छोटा होता जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी ना। अट्रैक्शन जितनी हम्म। ज्यादा होती जाएगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होता जाएगा। मुश्किल हो जाती है। ठीक है। ठीक है। ओके, ये पॉइंट भी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। ओके, ऑलराइट। तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। तो याद रखें, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। हम्म। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी निकलेगा। हम्म। और शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। चौथी चीज होती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। आप जिस ऑर्बिटल को डिस्कस कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। देखिए एस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू पी, डी एंड एफ। एस सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है। हम्म। पी प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स वाई जेड। डी डम डी जो है वो डम्बल शेप्ड। डिफ्यूज ना। पी डबल शेप होता है, डी डिफ्यूज्ड होता है। तो अच्छा। आपके पास एस के इलेक्ट्रॉन मुश्किल से रिमूव होते हैं एज कंपेयर टू पी। इसी ठीक। तरह डी और एफ। ठीक है। ठीक है। ऑल राइट, ये हमें याद रखना है। तो पहली चीज तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमें ये याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग इनके पीरियड्स और ग्रुप्स की तरफ। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं कि पीरियड में एटॉमिक साइज क्या करता है, हम्म। डिक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी चीज है जो हमें याद रखनी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। इसकी रीजन है, ये ठीक। आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स आपसे शेयर हो जाएंगे। ओके, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या है। देखें, पहला इलेक्ट्रॉन निकला, ये गौर करना, मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी। दूसरा निकाला तो ये सेकंड थी। और तीसरा निकाला तो ये थर्ड है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर। अब मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो वैल्यू कितनी है, 738। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये एक 738 है। और दूसरे पे वैल्यू है 1451। अच्छा, तीसरे पे एक्सपेक्टेडली तो वैल्यू होनी चाहिए थी 2500, 3000, लेकिन इसकी वैल्यू 7730 तक क्यों जा रही है। सेवन हंड्रेड एंड 730 तक की जाती। इतना बड़ा डिप क्यों आया इसका, ये जो इतना बड़ा इसका ये गैप आ हम्म। रहा है, ये क्यों आ रहा है। क्योंकि ये इसका जो देखें, ऑर्बिटल इसका सबशेल चेंज हो रहा है। सब शेल नहीं चेंज हो रहा बेटा, शेल चेंज हो रहा 3s2। जब हम गए मैग्नीशियम +1 में,
3s1 +2 है। अब ये 3s 0 हो गया ना। हम्म। अब देखिए, ये से अगर ये +3 हो गया तो 1s2। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो नीचे वाले ऑर्बिट से निकल रहा है, यानी पहले तो आउटर मोस्ट से निकल रहा था ना। हम्म। जब भी आपका शेल चेंज होगा एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज होगी। ठीक है। ठीक है। तो इनर शेल में, यानी जो अब आपके पास के शेल आ जाएगा ना, देखें, ये थर्ड शेल है एम, ये है एल, ये है के। आप लोग यहां तक, हम लोग एम शेल में थे, यहां पर हम आ गए एल शेल में। जब भी शेल चेंज होगा, ऑर्बिट चेंज होगा, एल एनर्जी एम का एन डिप बहुत बड़ा होगा। हाँ। ठीक है। ठीक है। ए एल इससे एम हमें एन काफी इंफॉर्मेशन मिलती है और इस इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, मैं आई एम सो सॉरी, ये जो बाहर की आवाजें हैं थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आपको। नहीं नहीं, कोई नहीं आ रही है बस। आपको नहीं आ रही? चलिए, ये तो बड़ी नहीं अच्छी नहीं। मेरे कानों में बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा। एनीवेज, है आपकी अगर आवाज नहीं आ रही। अब ये देखना जरा, अब इसके बाद हम एक और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की लिखते हैं। चल, अब जरा इसकी एनर्जी को अंडरस्टैंड करें। मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ, ये ऐड किया। ओके, याद रखिएगा, मेट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मेटेलिक करेक्टर। अगर तो हम किसी चीज का मेटेलिक करेक्टर देखना चाहते हैं जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता हम्म। है। एक तो हम ये बात याद रखेंगे। ओके। आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल जो है इनकी हाई होती है, मेटल्स की लो होती है। क्योंकि हाई आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मिक्सचर से इलेक्ट्रॉन, लो का मतलब है इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकते हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेटल लॉट्स। ओके बेटा, अब यहां देखना जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वैलेंसी। अब आप देखें कि लिथियम जो है ये है 1s2 2s1। ये इसका के शेल है और ये इसका एल शेल। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो एनर्जी ग्राफ देखिएगा। पहले एनर्जी है 520, उसके बाद एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज होके चली गई 7292 पे। क्योंकि आपके पास जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे आ गया पहला शेल। शेल जब भी शिफ्ट होगा एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज होगी। और फिर आपके पास एनर्जी आई 11,815। यहां पर भी आपके पास ठीक ठाक डिप आया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नीचे वाले शेल्स में जाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाता है। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इसके लिए अब रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक। तो ये पॉइंट जो है हम ये याद रखें।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास पैटर्न है। अब कुछ एनॉमलस बिहेवियर होते हैं, यानी जैसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी को सोचते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम का साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन असल में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड। ये देखिए, सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी आ रही है? हीलियम। हीलियम। किसी भी ग्रुप में जो नोबल गैसेस हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी धीरे धीरे। अब आते हैं हम यहाँ पर इस केस पे कि लिथियम से छोटा साइज है बेरिलियम का, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो लिथियम का साइज बड़ा है, बेरिलियम का उससे छोटा, बोरॉन का उससे छोटा, कार्बन का उससे छोटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। साइज छोटा होता जा रहा है, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि बोरॉन का साइज बेरिलियम से छोटा है लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और बेरिलियम की ज्यादा है, जबकि बेरिलियम की कम होनी चाहिए और बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी रीजन भी मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये गौर कीजिएगा इसकी रीजन क्या है। देखें, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और बोरॉन है 1s2 2s2 2p1। 2s2 ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2p1। 2p1। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बेरिलियम ज्यादा स्टेबल है बोरोन से। ठीक है, ये पहली ठीक है। चीज है जो हम याद रखें। ठीक तो है। बेरिलियम और बोरोन का ट्रेंड डिफरेंट होता है। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ट्रेंड भी डिफरेंट है। क्यों? देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इन अ 2p ऑर्बिटल। देखिए, इसे सो कहते हैं इसकी पार्शियल वजह से स्टेबिलिटी रूल। स्पिन पे रिपल्जन होती है। जी जी, स्पिन पेयर रिपल्शन होगी, इसे पार्शियल स्टेबिलिटी रूल भी कहते हैं और ये स्पिन पेयर रिपल्शन भी है। स्पिन पेयर रिपल्शन। तो ऑक्सीजन में स्पिन पेयर रिपल्शन है, नाइट्रोजन में नहीं। दूसरे लफ्जों में नाइट्रोजन के इसे कहते हैं पार्शियल स्टेबिलिटी रूल। और पार्शियल स्टेबिलिटी रूल कहता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ओके, तो पार्शियल स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि P3 ज्यादा स्टेबल होता है P4 से, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ये इसका अनोमलस बिहेवियर है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके। यहाँ तक हमारे पास पहला पार्ट इसका 10.2 तक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएंगी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आप ठीक फिलहाल इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसके ट्रेंड ठीक देखेंगे और जहाँ ठीक है। इशू आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक।